प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, फ्रांस की क्रांति, जहां से दुनिया को 3 मैसेज मिले थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। पिछले व्याख्यान में हमने प्रारंभिक चर्चा में जो बातें कहीं, जो बिंदु आए कि कोई भी क्रांति दुनिया में चाहे कहीं भी हो, अकस्मात नहीं होती है। उसके लिए उस समय जो मौजूदा व्यवस्था है, उस व्यवस्था से, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, कैसी भी व्यवस्था हो, उससे जब आदमी अपना धैर्य खो बैठता है, सामान्य जन धैर्य खोने के बाद उसमें उग्रता आती है और वो उग्रता बढ़ती जाती है। फिर एक विस्फोट के साथ में कोई एक घटना ऐसी घटित होती है कि वो सारे कारण हैं, वो एक बारूद के ढेर की तरह इकट्ठे होते रहते हैं और कोई घटना एक होती है, उससे विस्फोट होता है, क्रांति होती है। फ्रांस की राज्य क्रांति भी इसी प्रकार से अनेक कारणों से घटित हुई। हमने फ्रांस के शासकों की बात की थी कि लुई 14वें के समय, जो कि कहा करता था मैं ही राज्य हूं, आई एम स्टेट, उसके समय फ्रांस दुनिया की महाशक्ति बन गया था। उसने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन उसका एक जो बुरा प्रभाव हुआ वो यह हुआ कि इतने सारे युद्ध लड़ने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, यूं कहें कि पटरी से उतर गई। और फिर उसके बाद जो शासक बने, लुई 15वां का 60 साल का 60 इयर्स का उसका शासन, वो 60 साल तक फ्रांस को एक अयोग्य, आलसी, मनोरंजन और रंगरेलियों में और शिकार में, आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने वाला शासक मिला। जिस समय फ्रांस को एक योग्य शासक की आवश्यकता थी। लुई 15 के बाद में लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में बना, लेकिन उसके पास में अनुभव नहीं था, उसके पास में प्रशिक्षण नहीं था। भला इंसान था तो दूसरे लोगों के प्रभाव में आ जाता था। उसकी पत्नी 19 साल की ऑस्ट्रिया की राजकुमारी आंतवानेत, वह बहुत ही मौज मस्ती, पार्टी वाली, आमोद प्रमोद, चापलूसों से घिरी रहने वाली नवयुवती, और इन दोनों की नीतियों के कारण, इन दोनों के आचरण के कारण फ्रांस के लोगों में रोष बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप लुई 16वां फ्रांस का अंतिम शासक सिद्ध हुआ। तो ये जो क्रांति हुई, आज हम इस क्रांति के कारणों का अध्ययन करते हैं। पहला कारण है विद्यार्थियों, राजनीतिक कारण। फ्रांस में राजतंत्र था, एक स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन की परंपरा कायम हो गई थी, यानी कि राजा जब मनमानी करे। लुई 14वां कहा करता था मैं ही राज्य हूं। प्रशासन की समस्त शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। सिद्धांत तथा व्यवहार में उसके पास असीमित अधिकार थे और कोई नियंत्रण नहीं था। किसी भी संस्था का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 16वें की बात करें तो लुई 16वां कहा करता था यह चीज कानूनी है, लीगल है। कारण, क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। तो लुई 16वां भी लुई 14वें की
लैंग्वेज में बात करता था। और विद्यार्थियों, यह दुनिया भर में एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन के लिए एक योग्य और शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होती है। परंतु संयोग की बात कि लुई 14वें के दोनों उत्तराधिकारी लुई 15 और लुई 16 अनुपयोगी सिद्ध थे इस सिद्धांत के अनुरूप। निरंकुश शासन के लिए वो अनुपयोगी सिद्ध हुए। लुई 16वां, जिसके समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, न तो प्रभावशाली था और न ही एक योग्य प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। उसमें विल पावर, इच्छा शक्ति जो होती है, विवेक जो होता है, उसका अभाव था। वह अपने आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साय के शानदार राजमहल दुनिया और यूरोप के अन्य शासकों के महलों की तुलना में बहुत अधिक शानदार, जहां सैकड़ों मेहमान हर समय रहते थे और हजारों की संख्या में सेवक यानी कि नौकर, महल में आमोद प्रमोद, रंग रेलियां, नृत्य, मतलब ये सब मनोरंजन वहाँ की नित्य दिनचर्या में सम्मिलित थे। राजमहल पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च होता था और इस निरर्थक खर्च के लिए, इस खर्च के कारण लोग राज दरबार को राष्ट्र के विनाश की जड़ मानते थे। फ्रांस के सम्राट को अपनी जनता की कठिनाइयों का ज्ञान भी नहीं था और न ही उसके पास समय था कि वो इस ओर ध्यान दे। उसकी इस उदासीनता से जनता बहुत रुष्ट थी, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो गवर्नर्स हैं, वो अपना मनमानी कर रहे थे। शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। किसी जो पीड़ित है, उस पीड़ित की याचना पर ध्यान देने वाला, फ्रांस में न्याय देने वाला कोई नहीं था। लुई 16वें की जो पत्नी नवयुवती थी, 19 साल की, जिसका नाम मारी आंतुआनेत, उसका राजा पर बहुत प्रभाव था, किंग लुई 16 पर। और रानी का आचरण भी अच्छा नहीं था। उसने जो उसके जो कृपा पात्र हैं, उसके जो चापलूस हैं, वो उच्च पदों पर उसने अपॉइंट करवा दिए और राजा के निर्णयों को प्रभावित करने लगे। चापलूस लोग रानी के माध्यम से अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे। यूं कहें कि राज दरबार के खर्च को बढ़ाने में और जनता के असंतोष को बढ़ाने में जो रानी थी, उसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका था। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। वह कई प्रकार की इकाइयों में विभाजित था, जिनमें एक रूपता नहीं थी, समानता नहीं थी। कहने को तो सभी इकाइयां केंद्रीय शासन के अंतर्गत थी। प्रत्येक इकाई में एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेश के अनुसार शासन चलाता था। परंतु चूंकि केंद्रीय शासन में जो राजधानी है पेरिस में, वर्साय में इस प्रकार का माहौल चल रहा था, तो उसका लाभ उठा करके गवर्नर्स जो हैं एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगे। केंद्रीय आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया जाता था और अपने हिसाब से प्रशासन वो चला रहे थे। इससे जनता बहुत परेशान थी। और विद्यार्थियों, आश्चर्य की बात तो यह है कि फ्रांस
जो जिस केंद्रीय शासन के अंतर्गत इतने जो राज्य थे उनमें नियम अलग थे। संपूर्ण फ्रांस में एक सामान्य नियम नहीं होने के कारण प्रजा बहुत त्रस्त थी, व्यापारी बहुत त्रस्त थे। लेकिन इस त्रस्त माहौल में राजा और राजा के प्रतिनिधि मस्त थे। फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। ना भाषण की स्वतंत्रता, ना लिखने की स्वतंत्रता, ना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ना ही कोई लेख प्रकाशन की स्वतंत्रता। कोई स्वतंत्रता नहीं। धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव। शासक चाहे जिस व्यक्ति को, शासक और उसके जो प्रतिनिधि हैं, उसके जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सिपाही हैं, चाहे जिस व्यक्ति को बंदी बना सकते थे और बिना मुकदमा चलाए सजा दी जा सकती थी। लोगों को कहीं से भी न्याय मिलने की आशा नहीं थी। कानून और नियम केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सहायता के लिए थे। सामान्य लोगों की सहायता के लिए फ्रांस के संविधान में, फ्रांस के जो शासन नियम हैं, सामान्य लोगों के लिए, विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं था। इससे आप समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से कि जनता में कितना असंतोष हो सकता है, और वो असंतोष फ्रांस के लोगों में उस समय व्याप्त था। सामाजिक कारणों की यदि हम बात करें तो फ्रांसीसी समाज में विद्यमान सामाजिक असमानता क्रांति का दूसरा मुख्य कारण था। समाज मुख्यतः 3 वर्गों या श्रेणियों, स्टेट्स कहते थे वो, वहां पर 3 स्टेट्स में विभाजित था, 3 वर्गों में। ये वर्ग थे पादरी अथवा धर्माधिकारी, कुलीन और साधारण लोग। प्रथम 2 श्रेणी जिसमें पादरी है और कुलीन वर्ग है, उनको विशेष सुविधाएं और विशेष अधिकार प्राप्त थे। और जो तीसरा वर्ग था, 3rd स्टेट, सामान्य लोगों का, वो उनकी स्थिति वहां पर बहुत खराब थी। जिनकी जो कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, और विशेषाधिकार जो प्राप्त लोग थे वो करीब 2,70,000, यानी कि कुल आबादी के 1% लोगों के लिए फ्रांस के समस्त संसाधन थे, और 99% लोगों के लिए फ्रांस के संसाधन नहीं थे। फ्रांस का कानून नहीं था, फ्रांस का न्याय नहीं था, फ्रांस का उन लोगों के लिए, जो फ्रांस का शासक था और उसकी जो व्यवस्था थी, उसकी तरफ से सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं था। अब विद्यार्थियों, यदि हम बात करें पादरी वर्ग की, क्रांति के पूर्व फ्रांस में चर्च का विशेष स्थान था। इसके जो पदाधिकारी है, समाज के सर्वोच्च शिखर पर थे। ये प्रथम श्रेणी, 1st स्टेट के सदस्य थे। चर्च के अधिकारी भी काफी संपन्न और शक्तिशाली थे। फ्रांस की संपूर्ण जागीरी भूमि की 20% भूमि चर्च के अधिकार में थी, जिससे चर्च को बहुत अधिक आय होती थी और इस पर टैक्स नहीं लगता था। इसके अतिरिक्त कैथोलिक चर्च किसानों से सब प्रकार की फसलों पर धर्म के नाम पर जो है एक कर अलग से वसूल करता था। चर्च की आय बहुत अधिक थी और जनहित के बहुत से काम भी करता था, परंतु चर्च के भीतर घोर पक्षपात और अपव्ययता का बोलबाला था। चर्च का भी नैतिक पतन हो चुका था, उसकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। उसकी आय का अधिकांश भाग बड़े बड़े अधिकारियों, आर्क बिशप, एबाट आदि की जेबों में चला जाता था,
और उनमें से अधिकांश आमोद प्रमोद और भोग विलास का जीवन व्यतीत करते थे। इससे लोगों में भारी असंतोष था। चर्च के धार्मिक कार्यों का संपादन साधारण पादरी करते थे। इन लोगों की नियुक्ति तीसरे वर्ग अर्थात थर्ड स्टेट यानी कि साधारण लोगों में से की जाती थी। इन लोगों को अपने भरण पोषण के लिए बहुत ही कम वेतन मिलता था। चर्च के बड़े अधिकारी इनको तवज्जो नहीं देते थे, परंतु ये जो साधारण पादरी थे अधिकांश पढ़े लिखे होते थे और उनका झुकाव भी सुधारवादी आंदोलन की तरफ था, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन लोगों के प्रति इनमें सहानुभूति थी। विद्यार्थियों, सामाजिक इसके हमने पढ़ा पहला कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग की हमने बात की जो कैथोलिक चर्च था, जो फर्स्ट स्टेट के अंदर आते थे, लेकिन उसमें जो साधारण पादरी थे उनकी स्थिति खराब थी। अब बात करते हैं विद्यार्थियों हम कुलीन वर्ग की। पादरी वर्ग के बाद में कुलीन वर्ग। कुलीन लोग सेकंड स्टेट के सदस्य थे, यानी कि द्वितीय श्रेणी के। इस वर्ग में सामंत थे, राजदरबारी थे और बड़े बड़े पदाधिकारी थे। इनमें से अधिकांश मध्ययुगीन सामंतों के वंशज थे, जिनके पास फ्रांस की संपूर्ण भूमि का 1/4 भाग था, जिसके सहारे वे शान, शौकत और भोग विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। अपनी संपन्नता तथा विशेष अधिकारों की वजह से इनकी स्थिति बहुत ऊंची थी, परंतु इस वर्ग में आपसी एकता का अभाव था। अब विद्यार्थियों, बात है सामाजिक कारणों में हम जो कर रहे हैं उसमें तीसरे वर्ग की। इन दोनों वर्गों के अलावा, जिसमें पहला था पादरी, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरे वर्ग की बात कर रहे हैं, साधारण वर्ग, थर्ड स्टेट। जो पहले दोनों वर्ग हैं उनके अलावा सभी लोगों को थर्ड स्टेट का सदस्य माना जाता था। इस वर्ग के लोग सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। इस वर्ग में भी भारी असमानता थी। इसमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विभिन्न प्रकार के समूह थे, जिसमें धनी व्यापारी भी हैं, साहूकार भी हैं, उद्योगपति भी हैं, साहित्यकार भी हैं, चिकित्सक हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, कलाकार हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। ये जो इतने सारे प्रोफेशंस के लोग हैं वो सभी तीसरे वर्ग के सदस्य थे। इस दृष्टि से इस वर्ग में भी एक रूपता का अभाव था। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं फ्रांस के मध्यम वर्ग की। हालांकि तीसरे वर्ग में ही इसको सम्मिलित किया गया है। फ्रेंच भाषा में इस वर्ग के लिए बुर्जुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। इस वर्ग में वे सभी सम्मिलित थे जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था, जैसे राइटर हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, वकील हैं, चिकित्सक हैं, अध्यापक हैं, साहित्यकार, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, साहूकार हैं, कारखानों के मालिक हैं और भी सरकारी कर्मचारी हैं, अकाउंटेंट वगैरह हैं। ये सभी मध्यम वर्ग में थे। इस वर्ग की आर्थिक स्थिति संतोषजनक थी और बढ़िया थी, कुछ मामलों में बहुत बढ़िया भी थी, और शासन के अधिकांश जो छोटे पद थे वो इसी मीडियम क्लास के लोगों के पास में थे। प्रथम दो वर्गों को इस वर्ग की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता पड़ती थी। इस संपर्क की वजह से इस वर्ग को भी थोड़ी बहुत सहायता जो है, सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। मध्यम वर्ग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में संशोधन का समर्थक था। बुद्धिमान, कर्मठ, शिक्षित और धनी होने के उपरांत भी देश की राजनीतिक संस्थाओं का जो राजनीतिक संस्थाएं थी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं था।
जबकि यह वर्ग देश की राजनीति पर अपना नियंत्रण कायम करने को इच्छुक था और ऐसी पुरानी व्यवस्था को बदलने से उनको कुछ अधिकार मिल सकते थे। अतः ये जो मीडियम क्लास है, इनके अंदर एक महत्वाकांक्षा थी। अब विद्यार्थियों, हम बात करते हैं शिल्पकार की, आर्टिशियंस की। बुजुर्गा वर्ग है, जिसमें हमने अभी प्रोफेशनल्स का जिक्र किया जिनको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता था, उसके बाद में थे शिल्पकार, जिन्हें दस्तकार भी कह सकते हैं। इनमें से अधिकांश लोग नगरों में बसे हुए थे और अपनी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, श्रेणियों में संगठित थे, परंतु सरकार की तरफ से उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा संरक्षण प्राप्त नहीं था। कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग उनका बहुत अधिक शोषण करते थे, जिसकी वजह से ये लोग मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से काफ़ी परेशान थे। अब इसके बाद बात आती है फार्मर्स की, किसानों की, कृषक वर्ग की। फ्रांस की अधिकांश आबादी उस समय खेती पर निर्भर थी। राज परिवार, शासन, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का अधिकांश व्यय इसी वर्ग को सहन करना पड़ता था, परंतु उन्हें दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। उन्हें राज्य, चर्च और जागीरदार को अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। करों के अलावा उन्हें अधिकारियों तथा सामंतों की अनेक प्रकार की निःशुल्क सेवाएं देनी पड़ती थी, परंतु राजनीति और शासन में उनका कोई दखल नहीं था, कोई प्रभाव नहीं था। न तो उनके पास में किसी प्रकार के अधिकार थे और न ही सुविधाएं थी। भूमि कर बहुत अधिक थे और बहुत सख्ती से वसूल किए जाते थे। अकाल अथवा कम पैदावार के दिनों में भी उन्हें किसी प्रकार की माफी, रियायत, छूट, डिस्काउंट नहीं दिया जाता था। उन्हें दीनहीन जीवन व्यतीत करना पड़ता था। न तो उन्हें भरपेट भोजन ही नसीब हो पाता था और न तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। आमोद प्रमोद, भोग विलास तो उनके जीवन से बहुत दूर था। इस प्रकार करों के भारी बोझ से किसानों की कमर टूट चुकी थी। विद्यार्थियों, उनकी आय का 85% करों के रूप में चला जाता था और शेष 15% से जो उनके पास बचता था, जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते थे। अतः इन किसानों में सुविधा संपन्न वर्गों के प्रति उनका जो रोष है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो किसानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तन मन धन से फ्रांस की क्रांति में किसान कूद पड़े। विद्यार्थियों, बात करते हैं आर्थिक कारणों की। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ते बिगड़ते दिवालियापन की तरफ बढ़ गई थी। लुई 14वें के युद्धों में तथा वर्साय के राजमहल के निर्माण ने सरकारी कोष को खाली तो नहीं कर दिया था, खाली तो कर ही दिया था और अभी कर्ज भी बहुत अधिक हो गया था। लुई 15वां अयोग्यता से कर्ज को और ज़्यादा बढ़ा गया। लुई 16वां शान और शौकत, आमोद प्रमोद में डूबा रहा और सरकार दिवालिया हो गई। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो स्थिति को सुधारने की चिंता हुई, परंतु कुलीन वर्ग के षड्यंत्र के कारण कोई भी वित्त मंत्री कामयाब नहीं हो पाया, चाहे वो तुर्गो रहा हो, चाहे वो नेकर रहा हो। अंत में नए कर लगाने का निश्चय किया गया, जिसका पेरिस की पार्लियामा यानी कि पार्लियामेंट और जनता ने इन नए करों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने मांग की कि पहले इन करों को
स्टेट्स जनरल से स्वीकार कराया जाए। जिस स्टेट्स जनरल की बात हमने विद्यार्थियों पिछले व्याख्यान में की थी, और इस कारण स्टेट जनरल्स का अधिवेशन बुलाना जरूरी हो गया और 5 मई 1789 के दिन वर्साय में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया और वहीं से क्रांति का विस्फोट हो गया। विद्यार्थियों, शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।